अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में आपकी मेज़बान उरूज रज़ा आपको खुश आमदीद कहती है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमने 4 स्टोरीज का इंतखाब किया है और ये आज पूरा दिन जो भी हैपनिंग्स हुई उनके मुतालिक है। जैसा कि ज़रबे अज़्म मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो गया, ये कहना था आर्मी चीफ का। आज पेशावर में अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसको उन्होंने हेड किया, कमांड किया, और उस अपेक्स कमेटी में क्या हुआ वो सारी बातें आज करेंगे। उसके अलावा IDPs के मामले पर उन्होंने जो भी अपने अज़ाइम का इजहार किया या फिर जो भी उनके प्लान्स है मुस्तकबिल के, उसके ऊपर अभी बातचीत होगी। और लाल मस्जिद में थोड़ी सी फूट पड़ती नजर आ रही है क्योंकि 2 राय सामने आ गई हैं। एक जानिब तो मौलाना अब्दुल अजीज जो है वो मुशर्रफ को माफ कर देते हैं लाल मस्जिद केस में, जबकि शोहदा फाउंडेशन के सदर तारिक असद कहते हैं कि मौलाना साहब खुद खिलाफ शरीयत बात कर रहे हैं और बात करते हैं नफाज शरीयत की। इसके अलावा बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ऑफ कोर्स PIA के ऊपर बातचीत होगी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात होगी। और एक छोटी सी खबर, बड़ी दिलचस्प खबर है कि पूरे पाकिस्तान में एक ग्रुप ऐसा है जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए एक मूवमेंट चला रहा है और ये कहता है खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं। हमारे आज के मेहमानाने ग्रामी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सीनियर रहनुमा सेनेटर करीम एस ख्वाजा साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं दफाई उमूर के तजज़ियाकार रिटायर्ड जनरल शुएब अमजद साहब, और उनके साथ लिबरल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अनवर। चूंकि बात होनी है आज थोड़ी सी सिविल सोसाइटी के बारे में, तो हमने कोशिश की कि उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। सर, सबसे पहले आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। आपसे शुरू करते हैं। कल आप रावलपिंडी तशरीफ लाए हैं कराची से, एयरपोर्ट के क्या हालात थे? मैं अपने गांव टंडोबा खान से निकला कराची एयरपोर्ट, मैंने कहा कि जल्दी पहुंचूं, प्राइवेट एयरलाइन में जाना था। और PIA से आ रहे थे आप? नहीं, मैं किसी प्राइवेट एयरलाइन से। ओके, तो आपने PIA वालों के क्या हालात देखे? मैंने वहाँ कोई बंदा नहीं देखा। मैं वॉशरूम में गया तो वहाँ कोई नहीं था, कैंटीन भी मतलब वीरान लगी पड़ी थी, लोग भी कोई नहीं थे और लग रहा था कि बाकायदा हड़ताल है। और आपके नजदीक हड़ताल वाकई उरूज पे है? उस कल की मैं बात कर रहा हूँ। कल फिर मैं 2 घंटा 2.5 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पर मुझे बैठने का इत्तेफाक भी हुआ, तो वहाँ मैंने जो मालूमात की या जो चीज देखी तो उसमें नजर आ रहा था कि स्ट्राइक, लोग सीरियस हैं हड़ताल में। बिल्कुल, नोबडी वाज देयर। उसके बाद जो है मैं फिर जब पिंडी में यहाँ लैंड हुआ, 2.5 घंटा लेट हुई फ्लाइट, तो जब यहाँ लैंड हुआ तो यहाँ भी यही सिचुएशन। लोगों के क्या हालात है जो स्ट्राइक कर रहे थे? नहीं, तो देवर डिटरमेंट उनके साथ, देवर डिटरमेंट। हाँ, यही मुझे फील हो रहा था कि एक स्ट्राइक थी और वो चल रही थी। अब वो उनकी अपना एक फैसला था और अकॉर्डिंग टू दैट फैसला उन्होंने स्ट्राइक की थी। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शायद नेगोशिएशन। आपसे सेनेटर साहब बात होगी जरूर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन जमातें जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की फेवर नहीं कर रही और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज करने में वो मुखालफत कर रही हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक, अपनी अगली स्टोरी की जानिब। जनरल साहब, ज़रबे अज़्म मुश्किल तरीन मरहले में शाम में दाखिल हो गया है, ये कहना है आर्मी चीफ का। आप क्या समझते हैं कि ज़रबे अज़्म जब शुरू किया था और जो अज़ाइम किए थे, जो इरादे किए थे, क्या वाकई उन्हीं इरादों पे आज ज़रबे अज़्म जो है दाखिल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़रबे अज़्म का मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ उसकी शक्लें रहीं, मुख्तलिफ स्टेजेस रहीं। इनिशियली आपने देखा कि दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह करना मकसद था, चुनाचे मीर अली और मीरन शाह वगैरह में ये काम किया गया। उसके अलावा फिर उनकी तलाश शुरू हुई, आपने गारों में जा जाके तो उनको ढूंढा, उनको मारे भी गए, पकड़े भी गए, और उसके अलावा उनके जो गोला बारूद के जखीरे थे वो तबाह किए गए। फिर बहुत ही मुश्किल जो मरहला आया वो था जब आपने इसको ये क्या ऐसे कहते हैं, जानी खेल और दत्ता खेल का इलाका है, जब आपने क्लियर करने की कोशिश की। एक मुश्किल जगह थी जी, और ये मुश्किल इलाका फिर आप इसमें ये बड़ा वुडेड इलाका है, ऊंचे पहाड़ हैं, जंगलात हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ऑपरेशन बड़े दुश्वार गुजार इलाके में करना भी मुश्किल होता है। तो ये भी एक मुश्किल मरा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी जिसका जिक्र इसमें आया है वो है कि ज़रबे अज़्म की वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए।
बिल्कुल, और आज एपेक्स कमेटी में भी ये डिस्कस हुआ उन और आर्मी लोगों चीफ को- ने ये कहा कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं जल्दी उनकी बहाली का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उनको वापस लाना, उनको सेटल करना, ये एक बहुत ही दुश्वार गुजार मरहला है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि हुकूमत ने उस तरह पैसा मुहैया नहीं किया जिसकी जरूरत थी, जो आर्मी ने एस्टिमेट्स दिए, जबकि जो लोग इतने अरसे से बाहर शामियानों में, टेंटों में और मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब उनको वापस ले जाया जाएगा तो उनके घर बार जो हैं वो दुरुस्त कर दिए गए होंगे जो कि गोलाबारी से तबाह हुए, उनके कारोबार दोबारा सेटल हो सकेंगे क्योंकि सिविक फैसिलिटीज वगैरह मौजूद होंगी, आपकी मंडियां जहां काम कर रही थी वो करेंगी। अब उन चीजों को आगे लाना चलाना अगर आप वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं कर सकते, जो पहले आपने वादे किए कि जिस हाल में आप छोड़ के जा रहे हैं उससे बेहतर हाल में आपको देंगे, बिल्कुल, और आज अगर उनको उस हाल में भी ना मिले जो वो छोड़ के गए थे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों में कितनी नफरत होगी और वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दहशतगर्द पहले ही उनकी नर्सरीज मौजूद हैं जहां से उनको मिल जाते हैं, और अगर आपके अपने लोग मुतनफर होके उनकी सफ़ों में जा शामिल हों तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सो सेटलमेंट का मरहला भी चूंकि इसी ऑपरेशन का एक हिस्सा है जिसमें दुश्वारियां बड़ी हैं, क्योंकि वो तैयार उस तरह जगह नहीं की जा सकी, पैसा उस तरह मिल नहीं सका हुकूमत की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि एपेक्स कमेटी में इसके बारे में खासा गौर व खौज किया गया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर हम लोगों को अच्छी तरह सेटल बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, क्योंकि एपेक्स कमेटी में आज सबसे ज्यादा जिस चीज पे इसरार किया गया या जिस चीज पे फोकस किया गया वो आईडीपीज की बहाली के ऊपर ही था, लेकिन इसके अलावा ज़रबे अज़्ब के ऊपर कोई बातचीत हुई वहां पे आर्मी चीफ की ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की, किन इलाकों में ले जाने की, बलोचिस्तान, पंजाब में कहाँ मेरा तक अपना ख्याल है कि इसमें कुछ इलाके जो अफगान बॉर्डर के करीब थे जिनको क्लियर नहीं किया जा सका था, और उसमें यही फीलिंग थी कि इनको क्लियर किया तो हो सकता है कि ये भाग के अफगान साइड पे चले जाएं, फिर ज्यादा मसला बनता है। तो हो सकता है कि अब उस फेज की तरफ तवज्जो दी जाए जो कि इलाका भी दुश्वार गुजार है और बॉर्डर के बहुत करीब है, तो वहां पे क्या किस तरह हम हैंडल करते हैं, क्या अफगान साइड से कोई कोऑर्डिनेशन, उनकी तरफ से कोई हेल्प है कि वो जो बॉर्डर क्रॉस करें उनको वो रोकेंगे या कुछ करेंगे इस तरह का इंतजाम के ताकि इधर ही उनको न्यूट्रलाइज किया जाए जो लोग इधर हैं। तो ये तफसीलात तो उसमें नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये ऑपरेशन का अगला मरहला होगा कि आप बॉर्डर तक एरिया क्लियर करना चाहेंगे, बॉर्डर तक एरिया क्लियर करना चाहिए। नाज़रीन, जहां पे वक्त हो गया है एक अजान ब्रेक का, नमाज इशा का चूंकि वक्त हुआ चाहता है तो अजान हमारे पास है और हमारा चैनल 5 वक्त अजान नशर करता है, तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद कहते हैं। अरूज रसा मेरा नाम है और आज हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं, हमारे पास 4 स्टोरीज हैं और 5वीं और 6ठी एक और न्यूज हमारे पास आ गई हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले ज़रबे अज़्ब के ऊपर, आईडीपीज की बहाली के ऊपर और पेशावर में एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसके ऊपर। तो वापस आएंगे हम जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, अभी जिक्र कर रहे थे हम एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ पेशावर में आईडीपीज की बहाली पे, तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी कोई गौर खौज किया गया? नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर गौर खौज मेरा ख्याल है कि वहां शायद ना किया, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे बात हुई होगी, क्योंकि ये काम है पॉलिटिकल लीडरशिप का जिन्होंने मिलके नेशनल एक्शन प्लान बनाई। उनको चाहिए कि आज दिन तक जो उससे उसको रिव्यू करें, को जो आज दिन तक उसमें मुश्किलात आई या कोई नए फैक्टर्स नजर आए उनको इंक्लूड किया जाए। मकसद ये है कि कोई भी प्लान आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करें 1-2 महीने जब आप चलाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इसमें क्या बेहतरियां, आप इसमें क्या बेहतरियां कर सकते थे या कहाँ मुश्किलात हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ रिव्यू हुआ नहीं उसका, बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई, बिल्कुल, और बाद हाफ हार्टेडली आपने किए हैं, पूरी तरह नहीं उनको किया। तो मैं समझता हूं कि ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि वो उसको प्लान को रिवाइज करें, रिव्यू करें, बल्कि पार्लियामेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट से प्रोग्रेस भी ले कि कुछ जो आपने 1 साल गुजारा इस पे तो क्या किया आपने, कहां तक इसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके साथ साथ इसको रिव्यू भी करवाए पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है, ताकि एक मुश्तरका लाए अमल सामने आए और हुकूमत को इसकी रहनुमाई भी की जाए, हुकूमत की,
اور وہ ملک کے فائدے میں ہے کہ آپ کی پلان اگر امپروو کرتی ہے تو آپ لازماً اس سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے میں خیبر پختونخوا میں جائزہ لیا ہوگا اس پلان کی امپلیمنٹیشن کا کہ کیا پروگرس ہے اس میں, کس حد تک, اور ایپیکس کمیٹی میں ان کی پروگرس کے مطابق میرا خیال ہے ہدایات بھی دی گئی ہوں گی کہ یہ ایریاز ہیں جن میں کہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوئی عمل طے کیا گیا ہوگا کہ کیسے آگے لے کے بڑھنا چاہیے. بالکل. اچھا سینیٹر صاحب, نیشنل ایکشن پلان حکومت نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اتفاق رائے سے بنایا اور اس کے اوپر اب امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. آپ حکومت کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کارکردگی پہ مطمئن ہے, کیونکہ آپ کا تعلق اپوزیشن جماعت سے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو ہم یہاں پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ان کے کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں, خدا جانے وہ کیا کام کرتے ہیں, اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی تشریف نہیں لاتے. تو ہمارے پاس اپوزیشن کے موجود ہیں سینیٹر, ان سے معلوم کرتے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں جو آرمی کام کر رہی ہے اس پر تو ہم مطمئن ہیں. باقی بہت سے اس میں 20 پوائنٹس ہیں. 20 پوائنٹس میں نیکٹا ہے. بالکل. نیکٹا کی فل فارم میں ابھی تک وہ بن نہیں پائی ہے, اور جو ہم نے فیڈ بیک لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے صوبے ہیں, مثال کے طور پر ایپیکس کمیٹی پنجاب کی میٹنگ ہوئی, وہاں کور کمانڈر صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے چیف منسٹر کو کہا کہ بھائی ہماری انفارمیشن ہے, جو نیوز پیپر میں رپورٹ ہوئی, کہ بھئی آپ جو ہے ساؤتھ پنجاب میں 3 پوائنٹس ہیں جہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور پنجاب میں ٹیررزم کا خطرہ ہے. اس کا آپ نے ثبوت دیکھا کہ پیرنٹس نے بچوں کو 7 دن تک اسکول نہیں بھیجا, انہوں نے بھی بند کر دیا. تو اس کا مطلب ہے دیر از اے فیلنگ کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مدرسے کی رجسٹریشن پراپر نہیں ہوئی ہیں. اچھا اس کے بعد جمعے کے خطبے کی بات ہے, اس میں بھی کہہ رہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے, وہ بھی ابھی تک سوائے ایک صوبے کے کہیں نہیں ہوا ہے. اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. دیکھیں ہم تو 2 سال سے ہمارے صوبے میں رینجر کو فل اختیارات ہے, جو بھی اپیکس کمیٹی کہتی ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. کہیں ہمیں اختلافات ہیں, وہ ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں, اور نہیں ہو رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اوپر. پنجاب میں آپ کے خیبر پختونخوا میں, آپ کا بلوچستان میں, دیکھیے یہ 3 جگہ ہیں جہاں اپیکس کمیٹیز اتنی نہیں ہو رہی ہے. اس میں آرمی قصوروار نہیں ہے, اس میں گورنمنٹ کو چاہیے, کیونکہ 2 جگہ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, پنجاب اور بلوچستان میں. اور جب تک سی ایم اور گورنر نہیں اس میں انٹرسٹ لیں گے اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف, یہاں کوئی بندہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں پولیٹیکل ول نہیں ہے. پولیٹیکل ول اس لیے نہیں ہے کہ وہاں مدرسوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہیٹ سپیچ کے لیے کچھ نہیں کیا, دوسری چیزوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے تو ابھی رجسٹریشن کر رہے ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ سرکار کرے گی, سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, اور مدرسے ہم نے سب کر دیے ہیں. ہیٹ سپیچ کے لیے ہم کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں رہتی بھی ہیں ہماری. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں میں گورنمنٹ جو ہے جو کلیئر کٹ نہیں ہے نواز شریف کی, اس میں یہ جو ضرب عزم میں کریڈٹ پاکستان آرمی کو جاتا ہے, آرمی چیف کو جاتا ہے, اس کے بعد انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی, ورنہ دے ور ناٹ ریڈی فار دیٹ تھنگ. پی ٹی آئی اور نون والے اب خدا کرے ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو بچوں کو خطرے میں ہونے, بچوں کے لیے ان کے ایجوکیشن کے اوپر پروگرام میں شامل کریں گے. محمد انور صاحب, چیئرمین لبرل فورم پاکستان, سر سول سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے. ابھی جیسا سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ پنجاب میں آخر کچھ نہ کچھ تو ہے, کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے, اور جس کی بو سون کے ہم نے اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے, بچے جو ہیں 8-10 دن گھر بیٹھے رہے. تو کیا یہ اس طرح کی کوئی جب خبر آ جاتی ہے, کوئی سیکیورٹی الرٹ آ جاتا ہے, اسکول بند کرنا ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایکشن پلان کا جو پریمبل لکھا گیا ہے, جو 20 پوائنٹ ہے, اس میں سٹارٹنگ میں ہے کہ ہم ان بزدل دہشت گردوں کے مقابلے میں ہماری بہادر عوام اور ہمارے سارے شہری جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. اب ہم ایک چھوٹی سی تھریٹ ملتی ہے تو امیڈیٹلی ہم اپنی جو اسٹیٹ چل رہا ہے, سسٹم ہم چل رہا ہے, اس کو ہم ڈی ریل کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ٹیررسٹ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ہمارے جو ریگولر جو ہمارا سسٹم یا ہماری ریگولر لائف ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اب ہم تو خود کر لیتے ہیں کہ جناب رات 11:45 بجے اٹھ کے میسج ہم کر دیتے ہیں کہ جی ایک ویدر جو ہے وہ فورکاسٹ P1 نہیں بتائی جاتی, نیکسٹ ڈے لاہور میں فل دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب وہ ایک بند کر دیتے ہیں, وہ غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ اسکول بند کریں, اور جو چھوٹے چھوٹے ایک اسکول میں ایک گارڈ ہے یا ایک عام وہ کس لیول کا ہوگا.
अगर एक टेररिस्ट आता है, टेररिस्ट तो हमारी जो इक्विप्ड आर्मी है या हमारी पुलिस है वो उनका मुकाबला कर सकती है, वो सिर्फ रेसिस्ट कर सकते हैं, या वो इतनी उनके पास सोफिस्टिकेटेड एरिया 2 वेपन भी होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। ये हमें हरासमेंट तो फैला देते हैं, हरासमेंट वो फैला देते हैं, लेकिन हमें हरासमेंट डीरेल नहीं होना चाहिए, हमें हरासमेंट नहीं फैलानी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारी आवाम को हमें चाहिए कि हम अपना सिस्टम चलाएं, हम टेररिस्ट को एक पैगाम दें कि जनाब जो हम जिस डिग्री पे हम चले हुए हैं हम वो चलते रहेंगे, आप चाहे जो मर्जी आप कर लें, हम अपने आप को भी स्टेबल करें, हम उनके रूट काज को देखें। उसमें है कि हम अपना सिलेबस चेंज करें, क्योंकि हमने ये जो जड़ें काफी रूट तक हमारे दरख्त बन चुके हैं ये टेररिस्ट की, उनको जड़ें काटने की जरूरत है और नए पौधे साथ साथ नए बीज लगाने की जरूरत है कि हम अमन और ये। अनवर साहब, आपकी बात का दोबारा से हम जारी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लाहौर से ताल्लुक है उनका, पंजाब से। प्रोग्राम में उनको शामिल करते हैं। मैम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों जैसा कि एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ और उसके बाद पंजाब में स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए, कहा गया कि दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। दूसरी जानिब आज पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें उन्होंने जायजा लिया है कि जो IDPs हैं उनको जल्द अज जल्द कैसे बहाल किया जाए। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि एक तो स्कूल्स के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, पंजाब में क्या वजह है कि हम अपने तालीमी इदारे जो है फौरन बंद कर देते हैं, एक छोटा सा सिक्योरिटी अलर्ट आता है। और दूसरी जानिब मुझे ये बताइएगा कि ज़रबे अज़्ब चूंकि जारी है और पेशावर में आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, तो आप ज़रबे अज़्ब के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतमईन हैं? देखिए, जहां तक ज़रबे अज़्ब की कार्रवाइयां हैं उनसे तो मेरा ख्याल है सारी कौम ही मुतमईन है, इस वजह से कि दहशतगर्दी के जो वारदात हो रहे हैं हर तरफ, उनमें बहुत कमी आ गई। वरना तो पेशावर में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब कोई नई वारदात नहीं होती थी। इस वजह से जहां तक ज़रबे का है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सब उसको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की कौम जो है वो अमन चाहती है, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी और इससे दूर इसके करीब नहीं आना चाहती, और ना कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट करने को तैयार है जो पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें करें। जो मेरा ख्याल है जो जुल्म हुआ था सानिया पेशावर में जिस तरीके से, और फिर बाचा खान यूनिवर्सिटी का, तो ये ऐसी चीजें जिनको किसी तरीके से कोई बंदा भी कबूल करने को तैयार नहीं है और इसका दूर इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ज़रबे अज़ब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और हम हर तरीके से उसको सपोर्ट करेंगे। जहां तक IDPs का ताल्लुक है, देखिए कि बहुत अरसा गुजर गया है जब से ये ज़रबे अज़ब शुरू हुई, 1.5 साल हो गया है। लोग घर से बेघर हैं, सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई, बड़ी जो बेघर बैठे हुए होते हैं उनके हालात आप उनके पास जाके देखें तो पता होता है और एहसास होता है। इसलिए मेरा ख्याल है जितना जल्दी उनको बाकायदा रिपैट्रिएट किया जाए और उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाए, उसका बहुत फायदा होगा। वजह यह है कि लोग अपने घरों पे वापस जाएंगे, अपने कारोबार शुरू करेंगे, लोगों की मोहताजी उनकी खत्म हो जाएगी, उनकी अपनी खुद इरादी इंप्रूव हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हालात अपने बेहतर होंगे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सबसे अहम चीज है कि हमें हर तरीके से इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आपको पता है कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट हम कर रहे हैं, और जब लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैये में वो तब्दीली आ जाएगी जिसकी तरफ हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा पंजाब में जो आप चाहती हैं कि ज़रबे अज़्ब जिस तरह बाकी तमाम सूबों में बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, पंजाब में भी ज़रबे अज़्ब इस तरह होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इस तरह पैनिक करके हुकूमत जब स्कूल बंद कर देती है उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हुकूमत को पहले ही तैयारियां, देखें कि इंटेलिजेंस पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रांग इंटेलिजेंस है और जब कोई इंटेलिजेंस की खबर आती है तो हमारे अदारों को उसके खिलाफ काम जरूर करना चाहिए और हर तरीके से एहतियाती तदाबीरें अख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जब आप स्कूल बंद करते हैं, एक्चुअली दहशतगर्द तो चाहते ही हैं कि आप हर वक्त मुल्क के अंदर पैनिक फैलाए रखें, इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हुकूमत पंजाब की है। ये प्राइवेट स्कूलों की और स्कूलों की जिम्मेवारी नहीं बनती, क्योंकि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर द स्टेट हैज टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड आई थिंक स्टेट को ज्यादा काम करना चाहिए वेयर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज कंसर्न, जितना काम इस वक्त कर रही है
हुकूमत पंजाब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपने हमें वक्त दिया। सर वापस आपकी तरफ आएंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में ये टॉपिक रखा है और आज उसी का फॉलो अप है, क्योंकि आज जुज़वी तौर पे फ्लाइट ऑपरेशन जो है बहाल हो गया है और लोगों को लेकिन लाजमी सर्विस एक्ट के तहत उनके सजाएं दी जा रही हैं, जुर्माने डाले जा रहे हैं, उनको घरों से बाहर लाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये तरीकाकार ठीक है हड़ताल रोकने के लिए? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कल कोई जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने हड़ताल के हक को जो है मतलब तस्लीम किया है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। बिल्कुल। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, दो फिलसफे सारी दुनिया में चल रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, एक वो कहते हैं कि नहीं पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिलसफा शुरू से अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन रहा है। हमने अभी तक अपनी जब भी यही हुकूमत मिली है हमने नेशनलाइज जरूर की है, प्राइवेटाइज नहीं की है। और जो भी जुनेर साहब जब प्राइवेटाइज करने में और नेशनलाइज करने में क्या फर्क है? नेशनलाइज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ ले, भुट्टो साहब ने बहुत सी मिलें, बहुत से कारखाने सब नेशनलाइज के, लैंड रिफॉर्म्स किए जो कि हुकूमत अपनी सरपरस्ती में ले लेती है, ठीक है। और जो प्राइवेटाइज का मतलब है कि ये आप जो है बोली देकर दे प्राइवेट कंपनीज को या आप जो है जिस तरह पीटीसीएल दिया या ई इलेक्ट्रिक दिया या जो दूसरे देना चाह रहे हैं या बैंक्स कहीं, तो कहने का मतलब है हमारा फिलसफा हम नौकरियां देते हैं, जिनको निकालते हैं उसको भी हम भर्ती करते हैं। आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीआईए में गैर जरूरी भर्तियां की और ओवर स्टाफिंग की वजह से आज ये नौबत आ गई है कि वो पीआईए जो है खसारे में जा रही है। तनख्वाहें बहुत बड़ी बड़ी आप दे रहे थे, अपने जो लोग लाए थे आप, और कुछ ऐसे भी इल्जामात हैं कि आप उन लोगों को लेके आए हवाबाजी में जिनका हवाबाजी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए, पीआईए के जो पैथेटिक हालत हमारे वक्त की बात नहीं है, परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़िया के दौर से शुरू होती है। और जो नौकरियां हम देते हैं हर जगह देते हैं। हमने जो है गुज़र 5 साल में जो निकाले गए थे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दौर में, उन सबको रीइंस्टेट किया। हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया। हमें दोबारा इक़्तिदार मिलेगा, हम दोबारा नौकरियां देंगे, ये हमारा है सिस्टम है। तो अब नवाज शरीफ जो है नौकरियों से निकालता है, उसका शुरू से यही रहा है। वो 90 का इक़्तिदार हो, 97 हो, उसने नौकरियां, परवेज मुशर्रफ ने भी नौकरियों से निकाला। अब मसला है कि दो फिलसफे हैं सारी दुनिया में। हम जो है सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है, वो सेंट्रल राइट पार्टी है। पीटीआई वाले भी वही है, जो नवाज शरीफ है वो सेंट्रल राइट पार्टी है। तो हमारा फिलसफा ये है कि पब्लिक सेक्टर में नौकरियां दो और गवर्नमेंट का काम है नौकरियां देना। हाँ, इदारों को दुरुस्त करना गवर्नमेंट का काम है, मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, दूसरी चीजें होनी चाहिए। नवाज शरीफ वाले ये असल में इसको प्राइवेटाइज करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। अब 26% शेयर्स दे रहे हैं और आपका अरबे रुपए का। जब नवाज शरीफ की क्लिप्स हैं, जब वो अपोजिशन में था तो इन्होंने जो एहतजाज किया था, और उसके बाद उसकी क्लिप है कि भाई रोजवेल्ट होटल को बेचकर प्लेन ले लो। तो अब ये कि 2 डिफरेंट थिंग्स। और अभी जो जिस तरह इन्होंने जो बहरान आया था, वो टॉक्स के जरिए मसले हल हो सकते हैं ना। इन लोगों ने किया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था। बाकी फिलसफा हमारा जो पीपल्स पार्टी का है वो वाज़ेह तौर पर है, जो मैंने आपके सामने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक और राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एएनपी के सेनेटर और सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब। सर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। वेलकम करेंगे आपको अपने आज के शो में। मुझे ये बताइएगा, प्राइवेटाइज करने से क्या इदारों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है, या ये पाकिस्तान की फेवर में जाता है या मुखालफत में जाता है? देखिए कि मैं चूंकि मैं इस वक्त जब सेनेटर था तो वाटर एंड पावर के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, तो जो केसी का निजकारी हुई है वो इतना ब्लेंडर है कि आप यकीन करें कि उसमें लिखा गया एग्रीमेंट में, जिसपे हमने बहुत सारा वर्क किया और हमने कह के टेक ओवर करे कि उसमें है कि लॉसेस और लाइबिलिटी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगा। आप फिर मुझे बता दे कि अगर एक चीज निजकारी आप इस वजह से निजकारी कर रहे हो कि वो खसारे में जा रहा है और हुकूमत के ऊपर ये बोझ कम हो, तो आप मुझे बता दे, तो फिर आप जब लाइबिलिटी और उसके लॉसेस आप लोगे तो आपने तो कम तो नहीं किया बल्कि और ज्यादा कर दिया। एक दूसरे आपका पीटीसीएल ले ले, पीटीसीएल सारे मुलाजिमीन को निकाल दिया। इस वक्त $800 आपका 2005 से अभी तक उसके ऊपर ड्यू है, वो दे नहीं रहा है। वो कहते सारे एसेट्स हमारे नाम करे, 2-4 रह के होंगे वो भी आपसे मांग लेगा। तो आप मुझे बता रहे कि आज तक जो भी चीज हमने निजकारी में दिया है उसका मुल्क को और कौम को फायदा क्या हुआ है? नुकसान ही नुकसान हुआ है।
बिल्कुल इसलिए हम ठीक है। समझते हैं वो हुक्मरान अपने जान छुड़ाते हैं और वो खुद अपनी, जिस तरह के परवीन शरफ के दौर में ब्रिटिशर का हुआ, वो इदारा जो 46 बिलियन वो हर साल कमाता था, अब तो कमाने की दूर की बात है, अभी आपसे मांग रहे वो आपके एसेट्स को वो भेजेगा। अब फिर मुझे बता रहे कि इस सूरत में निजकारी की क्या अहमियत है। सिर्फ ये हो सकता है हुक्मरान अपने कमीशन लेके जब गर्म करते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी प्रोग्राम में। सर आपकी तरफ आएंगे। हमने एएनपी की भी राय ले ली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी राय ले ली, हमने तहरीक इंसाफ की भी राय ले ली। आपसे जो हमें राय चाहिए वो पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है प्राइवेटाइज करने का इदारों को या नेशनलाइज करने का, जैसे कि सेनेटर साहब ने अभी फरमाया, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये वाकई जो इदारे जब प्राइवेटाइज किए जाते हैं या नेशनलाइज किए जाते हैं तो पाकिस्तान की फेवर में जाते हैं, अवाम की फेवर में जाते हैं, क्योंकि सब लोगों का ये मानना है कि अभी तक कुछ भी अवाम की फेवर में नहीं गया बल्कि अवाम को उससे तकलीफ हुई है। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि बिजनेस चलाना, कारोबार करना, ये हुकूमतों का काम बुनियादी तौर पे नहीं है। हुकूमतों को बिजनेस से, कारोबार से अलहदा रहना चाहिए। और नेशनलाइजेशन के बाद ये अदारे तबाह इसी वजह से हुए कि हुकूमतें चूंकि उनको अपनी वोटर्स का ख्याल होता है या सपोर्टर्स का या फैमिलीज का, तो वो वहाँ पे मेरिट को वायलेट करके तो लोगों को लेके आते हैं। चुनांचे अक्सर अदारे हुकूमती तहवील में आने के बाद वो प्रॉफिटेबल नहीं रहे। चुनांचे बुनियादी तौर पे ये असूल हर जगह मैं समझता हूँ कि ये कामयाब रहा कि जब आप प्राइवेटाइज कर देते हैं तो अदारे, प्राइवेट कंपनियां खुद उनको मुनाफा बख्श करती हैं, क्योंकि उनके जाती उसमें एसेट्स मौजूद होते हैं और वो अफोर्ड नहीं करते कि उनको नुकसान पे चलाएं। वो कोई भी इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं करता, हुकूमतें फंस जाती हैं। ये तो है आम तौर पे जैसे आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्री थी। लेकिन बाकी अदारों में कुछ ऐसे अदारे हैं जो कि उनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो आपके दिफाई नुक्ता निगाह से अहम होते हैं। उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है, जिस तरह पीटीसीएल थी। बिल्कुल, ये आपके पूरे मुल्क की कम्युनिकेशन अगर इसमें गैर मुल्कियों के ये कंट्रोल में चले जाए तो कल को मुल्क में इमरजेंसीज हो, जंग हो, सिक्योरिटी हैजर्ड्स हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी हैजर्ड्स भी होंगी और वक्त पे आपकी कम्युनिकेशन अगर फेल हो प्लस जाए आपकी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रही होती है बहुत बगैर ज्यादा, आपके नॉलेज में लाए। उसमें बहुत ज्यादा हैजर्ड्स हैं और वो उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या वो आपके दुश्मन लोगों को उसमें एक्सेस देते हैं, नहीं देते, ये चीजें आप मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस में चलेगी। इसी तरह पीआईए है, जिससे कि हमने पहली जंगों में बड़ा काम लिया। हमें उस वक्त जबकि आपके समंदरी रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या उनमें खतरा होता है कि वो वहां से आपके जहाज़ों को वो रोक ना लिया जाए, तो हम अपने हवाई जहाज़ों के जरिए स्पेयर्स मंगवाते रहे हैं। चाइना से बहुत ज्यादा हमने मूवमेंट की। आप अगर उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो आपका उस पर भी कंट्रोल नहीं रहता कि आप अपने मसाइल के लिए उसको यूज कर सकें। और इमरजेंसी में ये फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। इसी वजह से इस अदारे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे रखा गया था ताकि इसका मुख्तलिफ औकात में डिफेंस के नुक्ता निगाह से यूटिलाइजेशन हो सके। और फिर इसका एक और बड़ा जो समझने की बात है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक अलामती, पाकिस्तान की अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी की एक अलामत है, क्योंकि उसके ऊपर एक आपका झंडा लगा हुआ पूरी दुनिया में जाता है। वो जहां जहां आपकी एम्बेसडर है वो, तो वो एक आपका एम्बेसडर भी है और आपका नेशनल प्राइड भी है, प्राइड की अलामत है। लेकिन जनरल साहब वो लोग जो ये कहते हैं कि जब इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी इसके हालात में। देखें, हमने अभी ये ख्वाजा साहब से माजरत के साथ इन्होंने अभी अपनी पार्टी का फलसफा बताया। देखें, जो कारोबारी अदारे हैं उनको उनकी बुनियाद मुनाफा कमाने पे है। बिल्कुल, अगर वो मुनाफा नहीं कमाते तो उनके मौजूदगी का जवाब खत्म हो जाता है, जो आज मसला बना हुआ आपको, वो स्टील मिल हो या ये हो। चुनाचे आपने अगर अपनी पार्टी के वर्कर्स को या गरीब लोगों को या किसी को अगर आपने जॉब्स देने हैं तो वो आप इन अदारों में उनकी अपनी जो कैपेसिटी है उससे बढ़ के नहीं दे सकते और दूसरी तरफ मेरिट को वायलेट नहीं कर सकते। अगर आपने वो जो नवाज शरीफ साहब ने 1985 में लोग निकाले थे उनको अगर आप वापस पीआईए में लेके आए हैं
جو مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں 12,000 کے قریب ہیں، تو وہ کلیم کریں گے اپنی اس وقت سے تنخواہیں جبکہ انہوں نے کام نہیں کیا. ان میں سے کئی جا چکے ہیں دنیا سے، کوئی کسی اور دھندے کاروبار میں لگ چکا ہے، کہیں اور نوکری کرتا رہا ہے، وہ ادھر سے بھی کمائی کر گیا، ادھر آ کے اس نے پھر لے لیا آپ سے پیسے، تو وہ ادارہ بیٹھ جائے گا. ان اداروں کے ساتھ آپ کھیل تماشا نہیں کر سکتے جو صرف منافع کی بنیاد پہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں. اور جنرل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، مجھے شوکت عزیز صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. سٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر سٹیل مل کو 1 روپے کے عوض بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے تو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سالانہ بہت سارا روپیہ جو ہے وہ بچا سکیں گے اور منافع میں جائے گا. بدنیتی کی باتیں ہیں یہ. ابھی جیسے میرا خیال ہے زاہد خان ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی جان چھڑاتے ہیں. دیکھیں جان چھڑانا یا اس میں مفادات ہونا کہ کل آپ کا کوئی فرنٹ مین خرید لے یا کچھ اور کرے تو آپ اس کو اس طرح کی باتیں کریں کہ جی 1 روپے کی چیز ہے یہ دو گی، تو یہ تو نہیں ہے. نیشنل اتنا بڑا ادارہ اور 1 روپے، میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے، یہ غلط ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سبسڈی کی مد میں حکومت بہت سارا پیسہ دے دیتی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس ادارے کو درست کر کے پروفیٹیبل بنائیں، نہ کہ آپ اس کو اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں اور 1 روپے کی عوض دینے کی باتیں کریں. وہ باتیں کریں. اب اس میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ جو ایئر انڈسٹری ہے اس میں بہترین آپ کو کنسلٹنٹس مل جائیں گے، ان کو ہائر کریں. ویژن 2025 کے تحت احسن اقبال صاحب نے یہاں پہ ورک شاپس کروائیں، ملیشیا سے وہ یہاں سے ایکسپرٹس لے کے آئے. بات نہیں ہوگی، اس میں پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں. آپ کنسلٹنٹس کی رپورٹ لے کے آپ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور پارلیمنٹ کو بتائیں کہ بھئی ہمیں بعض بڑے سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس کی رائے کے مطابق پروفیٹیبل صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے. ان میں بعض لوگوں کو آپ کو فائر بھی کرنا پڑے گا، بعض کے پے سکیلز آپ کو شاید ریڈیوس کرنے پڑیں، بعض جگہوں پہ آپ کو اپنے فلائٹ آپریشنز امپروو کرنے پڑیں گے. آپ کی مین پاور ساری دیکھی جائے گی، HR کا ریویو ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ نان پروفیشنل لوگ کتنے گھسے ہوئے ہیں اس میں، ان سے کیسے نپٹا جائے گا. تو وہ ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ آپ اس ادارے کو امپروو کریں، اسٹیل مل کو امپروو کریں. یہ آپ کے قومی اثاثے وہ ہیں جن کو کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب ابھی تھوڑا سا سول سوسائٹی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لال مسجد سر، جیسا ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ لال مسجد میں کل مولانا عبدالعزیز نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے لال مسجد کیس میں پرویز مشرف کو معاف کیا، جبکہ آج شہداء فاؤنڈیشن کے جو صدر ہے طارق اسد، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی خلاف شریعت. آپ نے بات کر دی، آپ تو شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اور خلاف شریعت فیصلے کرتے ہیں، تو فیصلہ واپس لے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف کیا گلٹی ہے کہ جو اس کو معاف کر رہے ہیں وہ ہمارے مولانا صاحب. مشرف صاحب اکیلی نہیں تھے، پوری اسٹیٹ تھی. اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا. ہم سارے اسلام آباد کے اور پورا بلکہ پوری ورلڈ دیکھ رہی تھی کہ کیا کس طریقے سے اسلام آباد کو ہائی جیک اور کڈنیپ کر لیا گیا تھا اور مختلف جگہوں پہ جہاں مرضی جا کے تو آپ نے خود رول بنا لیا کہ جی اس گھر کو بند کر دو، اس کو کھول دو. اس کے بعد وہاں خیمہ زن ہو گئے، قلعہ بند ہو گیا کہ جناب ہم نے یہاں بس اب کچھ نہیں چھوڑنا، ہم یہاں ایک اسٹیٹ بنا دیا ہے. جب اسٹیٹ کی اسٹیٹ ریٹ کرتا ہے، ریٹ کو چیلنج کیا جائے تو کیا اس وقت اسٹیٹ کیا کرے گی؟ وہ جنرل مشرف کا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، وہ پوری گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ. نیگوشیٹ ہوئے 3 4 5 دن تک، پورے وہ محصور رہا. پورا اسلام آباد اس وقت ایون کے قلعہ آباد. اب وہ مولانا صاحب کہہ رہے جی میں نے معاف کر دیا. بھائی معافی کیا مشرف صاحب نے آپ سے معافی مانگی ہے؟ کیا مشرف صاحب مجرم ہے؟ مجرم تو آپ ہیں، آپ مجرم ہیں. آپ نے جو یہ سارا پرابلمز کریٹ کیا، اسٹیٹ ریٹ چیلنج کی. ابھی تو سپریم کورٹ کے آلریڈی ایک ڈیسیژن آ چکا ہے سردار بگٹی صاحب کے کہ نہیں جی اسٹیٹ کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. یہ جو بھی تھا اس میں مشرف صاحب جو ہے وہ بری الزمہ ہیں. اب شہداء فاؤنڈیشن وہ سارا جو وہی بات ہے کہ ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا سارا. اب اسی گروپ کو ڈیوائڈ کر کے لوگوں کی توجہ جو وہ اپنی ہٹا رہے ہیں کہ جناب میں تو اب گورنمنٹ کے فیور میں ہوں، تم اگینسٹ ہو، تاکہ وہ ڈیوائڈ کرو. حالانکہ ان کو کرش کرنا چاہیے سارا. اس چیز کو آگے اتنے لانگ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. 2.5 3 سال تو ہو گئے نا جی. ان کو کلیئرلی میسج دیا جائے کہ بھائی یہ سارے جو شہید ہوئے ہیں ہمارے آرمی کے نوجوان وہاں شہید ہوئے اور باقی بھی ہوئے، سول سوسائٹی بھی ہوئی، اور آئے دن ایک الگ اپنی طرف سے ایک سٹنٹ چلا دیتے ہیں. ابھی بھی ان کی طرف سے ہیٹ سپیچز آ رہی ہوتی ہیں. ان کو کوئی بات کرتا ہے تو ان کے ساتھ اپنے بھی ان کے رکھے ہوئے وکیل رکھے ہوئے، اب ان کے خلاف بھی کیس کرتے تھے جناب یہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں. ایون کہ کل ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اپنے جو بھتیجا ہے اس کا انٹرویو چلا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا چینلز کے کہ اس طرح کی ہیٹ سپیچ
वो टेररिस्ट तो यही खुश होते हैं जब उनको कवरेज मिल रही होती है, उनको इनकम मिल रही होता है, और उनको कोई चैनल अगर नहीं देगा, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम जब हम एक्शन प्लान की बात करें तो उसमें एक ये भी है कि इनके एजेंडे को आगे न बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो उसमें उसका एक और इशू इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की फेवर के लिए होर्डिंग्स जो हैं वो लटकाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुदा के लिए जाने की बातें जाने दो। आप क्या सिविल सोसाइटी चाहती है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए? जी, बात यह है कि जब हमारे कैनी साहब थे, कैनी साहब भी जब आए थे आर्मी में, अभी भी आज पिछले 6 साल पहले के, उनके आने से पहले के आप देखेंगे उस वक्त हालात क्या थे। आर्मी की रेपुटेशन उस वक्त, हमारी आर्मी है लेकिन आर्मी की उस वक्त आम लोगों की नजरों में वो कदर नहीं थी जब उस वक्त, क्योंकि हर अदारे में जनरल थे, मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने उस आर्मी को हेड किया हुआ था, पूरे सिविल में सारे आए हुए थे। जनरल कैनी साहब ने अपने जो आगाज में उन्होंने एक पूरी एक आर्मी की दोबारा वही क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए 2 साल तो उनके वो लग गए कि सारे सिविल अदारों से आर्मी जो है वो वापस अपने अपने बैरक्स में जाएगी और अपना काम करेगी। उस वक्त कैनी साहब जो है वो, कैनी साहब ने सवाद का एक काम किया। अब हम अक्सर हमारे पैनल आप हो रही थी कि जी कैनी साहब को एक्सटेंशन गलत दी गई, ये हो गया वो हो गया। कैनी साहब ने अपने 6 साल दौर में जो किया वो इंतहाई परफेक्ट था, उस वक्त के मुताबिक था। उस वक्त अगर जनरल रहील साहब भी होते तो शायद यही सिलसिला होता। अब जनरल साहब अपनी इंग्स चला रहे हैं। अब एक ये है कि जनरल साहब आप अपना इस्तीफा वापस ले ले, आप वापस रहे, दैट मीन दैट गवर्नमेंट जो है वो तो भैया कि रिटायरमेंट हो रही है ना उनकी, तो आप 60 साल एज है, उसके बाद वो चले जाना। इसका मतलब जनरल साहब के अपने उसके खुद है कि नहीं जी खबरदार मैं नहीं जाऊंगा भाई। तो क्या वो जनरल सिविल सोसाइटी क्या चाहती है? सिविल सोसाइटी चाहती है कि जिस तरीके से बाकी गवर्नमेंट्स के चल रहे अदारे मजबूत हों, एक इंस्टीट्यूशन। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आर्मी चले, उसके बाद जो जनरल साहब खुद कह रहे हैं और बाकी भी जो जनरल आएंगे इंशाल्लाह वो जनरल रहील के कदमों पे वो भी कदम आगे मिला के आगे चलेंगे। आप क्या कहते हैं जनरल साहब? देखिए बात ये है सिविल सोसाइटी की इस ख्वाहिश को क्या कहेंगे आप? ख्वाहिश नहीं है ये रूल्स की बात। एक कैंपेन चल रही है पूरे पाकिस्तान में। वो तो कैंपेन भी लग रहा है कि जैसे जानबूझ के चलाई जा रही होती है। ये अब लोगों के अपने मकासद भी हो सकते हैं। आप देखिए कि जब जनरल कियानी ने चार्ज संभाला था जिस जमाने में, तो जनरल मुशर्रफ का दौर और पॉलिटिकल रोल जो आर्मी ने किया उस वक्त, उसकी वजह से आर्मी की मैं समझता हूँ उस वक्त बड़ी रेपुटेशन भी ठीक नहीं थी और लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते थे। तनकीद का निशाना आर्मी बहुत ज्यादा थी। और आपको याद है कि वोकला मूवमेंट जब चली तो उसकी वजह से बड़े सेटबैक हुए। तो जनरल कियानी ने मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत की, उसने बड़े मुश्किल हालात में संभाली थी कमांड और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आर्मी का वकार बड़ी हद तक बहाल किया। ऑपरेशंस भी किए जैसे अभी बता रहे हैं, सवाद भी किया, बाजौड़ किया, वो सब क्लियरेंस करवाए। और एजेंसी में भी उन्होंने ऑपरेशन किए, काफी सारे ये 5-6 ऑपरेशन, लेकिन एक्सटेंशन ले ली। तो एक्सटेंशन का भी अब आप ये देखिए बस पार्टी ने एक्सटेंशन मैं देखें एक्सटेंशन का भी एक मुहिम्मा है कि वो आधी रात के वक्त एक खास 1.5-2 मिनट की एक बुलेटिन हुई जिसमें गिलानी साहब ने अनाउंस किया। क्यों किया? जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जनरल कियानी को मजबूर किया गया या उनको कहा गया कि जी आप जरूर एक्सटेंशन लें क्योंकि हमें इस पॉलिसी में कंटिन्यूटी की जरूरत है। उस वक्त अमेरिका में बाहर के प्रेशर बड़े थे और मेरा अपना ख्याल है कि जो नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन भी जो उस वक्त उन्होंने नहीं किया उसकी भी 2 वजूहत थी। एक तो ये कि अमेरिकन बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करें और जनरल कियानी की सोच ये थी कि वो अमरीकियों के कहने पे नहीं करेंगे। वो ये कहते थे कि जी हम अपने वक्त पे करेंगे लेकिन ये नहीं कि आपके कहने पे। और दूसरा ये है कि उनको कुछ बैकलैश का भी अंदाजा था कि इसके मुज़मरात बाहर हो सकते हैं दूसरे शहर में। लेकिन अब जब जनरल रहील शरीफ का मसला आया इनका, तो ये एक तबीयतन अपनी सोच के मुताबिक ये एक मुख्तलिफ किस्म के आदमी थे। उन्होंने मेरा ख्याल है पहले से प्लान रखी थी कि 3 साल में मैं जो डिलीवर कर सका कर दूंगा और उसके बाद मेरा कोई काम। तो अब ये लोग जो जी चाहे इश्तिहार लगाते रहे, ये उनकी अपनी ख्वाहिशात है, उनकी मोहब्बत है उनके लिए जिसका वो शुक्रगुजार हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन न कि वो एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आर्मी की ख्वाहिश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है मुकालमा से। जाते जाते बस आज की छोटी सी बात के सिविल सोसाइटी की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए लेकिन उसको पॉलिसीज के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। उरूज रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।